नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त हो चला आपके सबसे पसंदीदा और फेवरेट शो मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त मिल रही बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर है, मंगलम बिल्डर्स समूह से जुड़े ठिकानों पर लगातार आईटी की ओर से छापेमार कार्रवाई जारी है। आईटी के रेड में कई बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी से कारोबार करने का खुलासा हुआ है। बिल्डर समूह पर ऑन मनी कारोबार करने का भी खुलासा हुआ है। छापों में बड़ी संख्या में ब्लैक मनी से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ब्लैक मनी निवेश करने में कई बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं। कई बड़े नाम इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। नेताओं और अधिकारियों के निवेश के भी सबूत सामने आए हैं। बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश की गई है। ब्लैक मनी निवेश करने के मामले को लेकर लगातार जांच जारी है। निवेश करने वालों को तलब भी किया जा सकता है। आयकर विभाग निवेश करने वालों को तलब कर सकता है। इस वक्त ये बड़ी खबर, आज लगातार दूसरा दिन है। मंगलम के ऊपर लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है। बिल्डर्स के कई समूह के कई ठिकानों पर लगातार आईटी की टीम इस वक्त मौजूद है। बड़ी संख्या में आयकर विभाग के अधिकारी अलग अलग ठिकानों पर मौजूद हैं। तो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लगातार जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। ब्लैक मनी का मामला भी इसमें सामने आ रहा है। और राकेश सहयोगी सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, आज लगातार दूसरा दिन है जब आईटी विभाग की टीम अलग अलग ठिकानों पर मौजूद है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कहां कहां पर टीम इस वक्त छापेमार कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, इस वक्त हम मंगलम ग्रुप का जो कॉर्पोरेट कार्यालय है अपेक्स मॉल, वहां पर खड़े हैं और इस प्रेमाइसिस में यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो लगातार जांच में जुटे हुए हैं। और जब तक की जांच चल रही है उस जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि मंगलम बिल्डर्स और इसके साथ साथ जो दूसरे बिल्डर्स हैं, आर्कटेक बिल्डर्स हैं और इनका एक जो हरीश जगतानी नाम का पार्टनर है, बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी निवेश करने के दस्तावेज मिले हैं। और ये जो ब्लैक मनी निवेश करने वाले लोग जो हैं वो कोई बाहर के नहीं है बल्कि राजस्थान के ही हैं और वो अपने आप को नेता, जनप्रतिनिधि या अधिकारी के रूप में जो है वो यहाँ पर ही कार्यरत है। तो बहुत बड़ा पैसा उन्होंने ऑन मनी के जरिए यहाँ पर इस ग्रुप में लगाया है और इसके पुख्ता सबूत आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। जो पैसा लगाने वाले लोग हैं उनको आयकर विभाग ने पूछताछ के लिए बुलाया भी है। कई ऐसे जो इनके कर्मचारी हैं जिनकी जो तनख्वाह जो है वो 10 से 20, 25, 30 हजार रुपए है, लेकिन 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए का निवेश, ऐसे बड़े निवेश उनके नाम पर किया गया है। अब से कुछ समय पहले जो मंगलम ग्रुप की लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्तियां सामने आई। ये संपत्तियां अलवर जो आयकर आयुक्त कार्यालय के क्षेत्र में आई थी और इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि SC ST की जमीनें खरीदी गई थी। बिहारी लाल, रामफूल, रामधन, ये SC ST के लोग थे जो इनके कर्मचारी थे जिनको नाम मात्र की तनख्वाह दी जाती थी, लेकिन इनके नाम पर 100 करोड़ रुपए तक की जमीनें खरीदी गई। आयकर विभाग ने ये तमाम दस्तावेज जो है जुटाए हैं और कार्रवाई की जा रही है। चूंकि अभी आज कार्रवाई का अहम दिन है क्योंकि जो दस्तावेज मिले हैं उन पर आयकर विभाग के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी उनकी जांच करें और उनसे ये चौंकाने वाला खुलासा होगा कि कौन कौन से ऐसे सफेद पोश नेता हैं और वो अधिकारी हैं जो ब्लैक मनी को जो इन्वेस्टर्स के जरिए रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। पिछली बार जब इनके यहाँ रेड पड़ी थी तो एक क्लाउड मिला था। ये क्लाउड विदेश से संचालित होता था और ये क्लाउड, इसमें 3200 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट के दस्तावेज आयकर विभाग को मिले थे। इस क्लाउड का संचालन स्विट्जरलैंड से होता था और कुछ पासवर्ड जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दूसरी जांच एजेंसियां हैं उनको लेने के लिए विदेशी जो कंपनियां हैं उनसे संपर्क करके उस क्लाउड का लॉक खोला गया था। यानी बहुत सिक्योर तरीके से करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार ऐसे मामलों पर नजर रखे हुए हैं। और अब चूंकि कार्रवाई का आज दूसरा दिन है, ये कार्रवाई लंबी चलेगी और बहुत बड़े पैमाने पर जो एगोसित आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग भी सामने आएंगे जो जनता के सामने अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हों, अधिकारी कहते हों, लोक सेवक कहते हों, लेकिन वो भी ब्लैक मनी का निवेश जो है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और दूसरे कारोबारों में कर रहे हैं। बिल्कुल राकेश, कई बड़े चेहरे भी अब नकाबपोश जो थे वो
उनके चेहरे से नकाब हटने वाले हैं। और जैसा कि आपने बताया कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो सैलरीड थे, 25 से 30 हजार उनकी सैलरी थी, लेकिन करोड़ों और लाखों रुपए में निवेश किया उन्होंने। ये बड़ा सवाल है कि ये पैसे उनके पास कहां से आए, ये जांच का विषय भी है। और बताया जा रहा है कि निवेश करने में कई बड़े नाम शामिल हैं और निवेश की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। कुछ आंकड़ों का पता चल सका है राकेश, कितना आंकड़ा है, कुछ अमाउंट को लेकर जानकारी आपके पास? बिल्कुल प्रियंका, हमारी जो चूंकि जो जांच चल रही है इसमें जो दस्तावेज मिले हैं संभवतः राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा ऐसा निवेश सामने आया है जो ऑन मनी के जरिए किया गया है। और ये निवेश छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। चूंकि मंगलम ग्रुप के द्वारा पहले भी इस तरह के निवेश करने के सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लगे थे और वो लगभग 2.5 से 3 हजार करोड़ के आसपास जो क्लाउड में जो दस्तावेज मिले थे वो थे। इसके अलावा अब जो ऑनलाइन मनी का इन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया है और इसमें हरीश जगतानी जो मानसरोवर में इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें भी कई अधिकारियों नेताओं के निवेश के दस्तावेज मिले हैं। हरीश जगतानी उस प्रोजेक्ट के पार्टनर बताए जा रहे हैं। इसके अलावा इनके जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं उनमें चाहे वो राजस्थान हो या राजस्थान के बाहर हो, चूंकि इनके प्रोजेक्ट गोवा में, गुड़गांव में और राजस्थान के कई शहरों में चल रहे हैं, तो वहां किन किन लोगों ने निवेश किया है इसके सबूत जुटाए जा रहे हैं। और लगातार आयकर विभाग की टीमें इन दस्तावेजों को जुटाने में जुटी हुई है। और ये टोटल कितना बैठता है अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि सभी दस्तावेजों को एक साथ लाया जाएगा, उनको कैलकुलेट किया जाएगा, तब जाकर ये पता चलेगा कि ये कौन कौन लोग हैं और किन लोगों के नाम से इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है और कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है। क्योंकि जिन नामों से इन्वेस्टमेंट दिखाया जा रहा है उन लोगों की क्षमता नहीं है कि उनकी आय इतनी ज्यादा हो। 20 से 25 हजार रुपए की तनख्वाह पाने वाला जो कर्मचारी है 50 से 100 करोड़ रुपए का निवेश नहीं कर सकता। तो आयकर विभाग अभी तमाम जो पहलू हैं, जो जांच के बिंदु हैं, उनको एकत्रित कर रहा है और उसके बाद कार्रवाई होगी। बिल्कुल राकेश, कार्रवाई लगातार जारी भी और ये जांच का विषय है कि आखिर इतनी संपत्ति इनके पास कहां से आ गई। आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आता है फिर से आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। कार सवार युवक के साथ 5 लाख की लूट की गई है। युवक ने उद्योग नगर थाने में से लेकर मामला दर्ज कराया है। लुटेरों की तलाश लगातार जारी है। उद्योग नगर थाना पुलिस लुटेरों की तलाश में लगी है। तो सीकर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से लूट की वारदात हुई है। जयपुर हाईवे पर ये लूट हुई है। कार सवार युवक के साथ 5 लाख रुपयों की लूट की गई है। युवक ने उद्योग नगर थाने में इसे लेकर मामला भी दर्ज करा दिया है। तो आए दिन लूट के वारदात सामने आ रहे हैं। पुलिस के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। जो अपराधी हैं उनमें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रह गया और ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आए दिन लूट से लोगों में भी दहशत का माहौल। एक बार फिर से लूट की खबर सामने आ रही है। उद्योग नगर पुलिस इसे लेकर अब छानबीन में जुटी हुई है। ये लुटेरे कौन है, कहां से इनके कनेक्शन है, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कार सवार युवक से 5 लाख रुपयों की लूट की गई है। युवक ने इसे लेकर थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी है और अब पुलिस बदमाशों को तलाशने में जुटी हुई है। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कार सवार युवक से कुल 5 लाख रुपयों की लूट की गई है। इसे लेकर पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है और अब पुलिस लुटेरों की तलाश में है। उद्योग नगर पुलिस ने इसे लेकर कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जगह जगह पर बदमाशों की खोजबीन जारी है। तो आए दिन लूट के वारदात सामने आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त सीकर से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक और लूट की खबर सामने आ रही है। कार सवार युवक से 5 लाख रुपए लूटे गए हैं। इसे लेकर लोगों में डर का माहौल भी है और इसके साथ ही गुस्सा भी है। पुलिस की कार्यशैली में को लेकर लोगों में नाराजगी है। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पर तालाबंदी कर दी गई है। इंग्लिश गणित का टीचर न होने से छात्रों में रोष है। आक्रोशित छात्रों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया है। ताला लगाने के बाद छात्रों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। लंबे समय से बताया जा रहा है कि इस स्कूल में इंग्लिश और गणित के टीचर नहीं है। इसे लेकर कई बार छात्रों की ओर से मांग की गई, लेकिन इसके बावजूद उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। आज छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है और स्कूल पर ताला जड़ दिया गया है। ताला लगाकर बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो स्कूल के बाहर
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने मांगों को पूरा करने के लिए। इस वक्त सभी स्कूल गेट के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तालाबंदी कर दी गई है और इंग्लिश और गणित के टीचर लगाने की मांग की जा रही है। छात्रों का कहना है कि इंग्लिश और गणित के टीचर नहीं है, जिसके चलते उन्हें परेशानियां हो रही हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है और लंबे समय से इसे लेकर मांग की जा रही है, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। विक्रम जागरवाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, ये तो बड़ी परेशानी है, शिक्षक ही नहीं, स्कूल में तो पढ़ाएगा कौन? कोई पहुंचा है वहां पर समझाइश के लिए? निश्चित रूप से ये बड़ी परेशानी है। और बीकानेर जिले की अगर बात करें तो बीकानेर जिले में भी कमोबेश यही हालात हैं। कई जगहों पर जो है तालाबंदी के नज़ारे हमें देखने को मिले हैं और वर्तमान में जो है वो छतरगढ़ का जो राजासर भाटियान है वहाँ पर भी 8-9 दिन से तालाबंदी चल रही है। और इसके साथ ही अब जो बीकानेर का जो ये नोखा उपखंड है उसमें सिंधगुरु गांव जहाँ है वहाँ एक इंग्लिश और गणित का जो टीचर नहीं है जी। और उसी के चलते आज जो बच्चों ने और उनके अभिभावकों ने स्कूल पर तालाबंदी कर दी है जी। लेकिन विक्रम, जिम्मेदार क्या कह रहे हैं इसे लेकर? क्योंकि टीचर नहीं रहेंगे तब तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है वहाँ पर। क्यों नहीं लग रहे टीचर? दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, जो तहसील लेवल पर जो CBOs हैं उनके पावर में केवल मात्र 3rd ग्रेड टीचर लगाना होता है। और जिस तरीके से अभी जो ट्रांसफर्स हुए हैं वो ट्रांसफर होने के बाद से जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की काफी कमी देखी जा रही है। और जिसमें मुख्य रूप से जो है 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के जो टीचर्स हैं उनकी कमी जो है वो हो गई है, क्योंकि सब ज्यादातर लोगों ने अपने ट्रांसफर जो है वो सिटी में या सिटी के आसपास करवा लिए। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि जो शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पहले से कमी चल रही है और जो संविदा पर जो शिक्षकों को लेने की बात थी शिक्षा संबंधी योजना के माध्यम से, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। वार्ड पंच के अपहरण, मारपीट और जबरन हस्ताक्षर पर ये FIR लिखवाई गई है। वार्ड पंच दुर्गा ने मंत्री गुढ़ा के साथ 3 अन्य को भी आरोपी बनाया है। फोन पर गाली गलौज और सरकारी गाड़ी में अपहरण के आरोप लगाए गए हैं। 27 जनवरी को मंत्री समेत 3 पर अपहरण का आरोप लगा है। जिले के नीमका थाना कोतवाली में इसे लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गाली गलौज और अपहरण के आरोप लगे हैं। डॉक्यूमेंट्स पर जबरन हस्ताक्षर करवाने के भी आरोप लगे हैं। वार्ड पंच ने इसे लेकर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और 3 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वार्ड पंच का कहना है कि मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सरकारी गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर जबरन डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर करवाए हैं। इसे लेकर अब पुलिस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है। पुलिस ने ये मामला जो है वो CID को भी सौंपा है। CID इस पूरे मामले की जांच करेगा। तो मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और कई अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वार्ड पंच ने कई गंभीर आरोप मंत्री के ऊपर लगाए हैं। और क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा मंत्री हैं, विधायक हैं, ऐसे में जांच बेहद जरूरी हो जाता है। संदीप सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, क्योंकि मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं, ये मामला अब तक कहां तक पहुंचा है? कुछ जांच हो पाई? कुछ पता चल सका है कि पूरा मामला है क्या आखिर? देखिए, बिल्कुल पूरा मामला तो जो दुर्गा सिंह है वो उनके विधानसभा क्षेत्र का ही, क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा यहीं उदयपुर वाटी से चुनाव लड़ते हैं और उदयपुर वाटी के ककराना गांव का ही वो जो दुर्गा सिंह है वो रहने वाला है। और वार्ड पंच तो निश्चित रूप से राजनीति में वो सक्रिय है और उसका ये आरोप उसने ये लगाया है कि राजेंद्र गुढ़ा राजनीतिक द्वेष के चलते जो है उसको पहले भी फोन पर धमकी दी थी और अब चूंकि उसको यहाँ पर उसके जो नीमका थाना में घर है वहां पर सरकारी गाड़ी से आए और जो आरोप लगाया गया उसमें बताया गया है कि दूसरी लाल रंग की गाड़ी थी और पुलिस की उदयपुर वाटी थाने की जो पुलिस है उससे भी उसको परेशान करवाया जा रहा था। और पुलिस के जो गाड़ी के साथ आए और उसको अपनी गाड़ी में डाल करके और फार्म हाउस पर ले गए, जहां पर उसके साथ जो मारपीट की और जो खाली चेक और दस्तावेज हैं उन पर हस्ताक्षर करवा लिए। इस तरह का आरोप
लगा है, लेकिन चूंकि मामला पूरी तरह से विधायक के से जुड़ा हुआ है और मंत्री भी राजेंद्र गुड़ा है, तो पहले से जो नियम ये है कि अगर किसी विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो वो जांच जो है वो अपने आप ही 24 घंटे में जो एफआईआर है वो सीआईडी सीबी को भेजनी पड़ती है। तो सीआईडी ही इस पूरे मामले की जांच करती है। तो सीकर पुलिस ने कल जो शाम को ये मुकदमा दर्ज हुआ था निमका थाना कोतवाली में, उसके बाद इसकी जो जांच करने के लिए जो फाइल है वो सीआईडी को भिजवा दी और अब जयपुर से जो सीआईडी की टीम है वही इस मामले की जांच है वो करेगी। जी बिल्कुल संदीप, लेकिन इसमें एक महिला की भी एंट्री हुई है और कहानी वहां पर पूरी तरह से बदल जा रही है। महिला ने वार्ड पंच पर ही आरोप लगाए हैं। महिला कह रही है कि जमीन तो ले लिया, पैसे नहीं दिए, बल्कि राजेंद्र गुड़ा ने मदद की है। देखिए बिल्कुल ये मामला कहीं ना कहीं इस तरह का भी जुड़ा हुआ तो किसी चीज से है। जिस तरह से वार्ड पंच ने भी कहा है कि जो उस महिला से कोई प्लॉट खरीदा था और जो एफआईआर में उसने जिक्र किया है, तो निश्चित रूप से विवाद तो इसमें है ही। ये मामला जमीन का है या कुछ और कहानी इसमें बनती है वो तो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन विवाद तो जी बिल्कुल बिल्कुल संदीप, अब इसके पीछे सच्चाई क्या है ये तो फिलहाल जांच का विषय है। जांच के बाद ही इसका खुलासा हो सकेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और झुंझुनू से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री गुड़ा और अन्य के खिलाफ एफआईआर का मामला दर्ज हुआ है। एफआईआर के बाद मंडावरा की महिला का वीडियो सामने आया। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि महिला ने वार्ड पंच दुर्गा सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जमीन बिक्री के बावजूद रुपए नहीं देने के आरोप लगे हैं। मंत्री राजेंद्र गुड़ा के दखल के बाद महिला को पैसे मिले। मंडावरा की महिला ने 3,84,000 में ये जमीन बेची थी। नहीं है मंत्री साहब, हमारी कोई भी सहायता करो, या तो इससे पैसे दिलाओ, नहीं तो अब 20 दिन रहेगा कैसे क्या करेंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। 2-2 रुपए इकट्ठे करके इसको दे दिए। मेरे पति की तनख्वाह 10,000 रुपए, उसमें से मैंने 4 बच्चे पढ़ाए लिखाए भी हैं और इसको प्लॉट के पैसे भी दिए हैं। कभी 10,000 दिए, कभी 20,000 दिए, कभी 50,000 दिए, ऐसे कर करके इसको पैसे दिए और ये अब कुछ भी नहीं दे रहा मेरे को। और ऐसे और बोलता है कि इसका और मेरा तो रिलेशन ही अलग है। ये कलंक और लगा रहे हैं झूठा मेरे। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की बैठक के मामले को लेकर इस वक्त का अपडेट आपको बता दें। प्रदेश प्रभारी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। बैठक में न आने वाले मंत्रियों को ये नोटिस दिया गया है। अजमेर में 27 और जयपुर में 28 जनवरी को बैठक हुई थी। बैठक से कई मंत्री नदारद रहे, बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसे लेकर नाराजगी देखने को मिली है और अब एक्शन लिया गया है। बैठक में मंत्री रामलाल जाट, मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री राजेंद्र यादव, मंत्री महेश जोशी, मंत्री राजेंद्र गुड़ा, मंत्री प्रसादी लाल मीणा, मंत्री मुरारी लाल मीणा नहीं पहुंचे थे। अब बैठक में क्यों नहीं पहुंचे, इसके पीछे उन्हें कारण बताने होंगे। इसे लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश प्रभारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और सवाल पूछा गया है कि जब बैठक हुई तो ये सभी क्यों नहीं आ पाए, इसके पीछे क्या कुछ वजह रही। तो कई बड़े मंत्रियों के नाम इसमें शामिल हैं। सचिन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, जो मंत्री बैठक से नदारद रहे, अब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, यानी कि एक एक्शन लिया गया है सभी पर, और क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? देखिए, जो प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने ये नोटिस जारी किए हैं और व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी किए गए हैं जी। अब कितने मंत्रियों को नोटिस जारी किए गए ये स्थिति साफ नहीं है, लेकिन जो मंत्री नहीं आए थे उनके नाम बिल्कुल साफ है कि जो मंत्री नदारद थे। बताया जा रहा है कि जिन मंत्रियों के जवाब से या जिन मंत्रियों ने सूचना दे दी थी कि वो किस कारण से नहीं आए और उनका कारण स्पष्ट था, उससे संतुष्ट थे प्रभारी, उनको नोटिस जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन जो ऐसे मंत्री जिन्होंने पूर्व सूचना नहीं दी थी या जो बाद में सूचना दी उससे प्रभारी संतुष्ट नहीं हुए, ऐसे मंत्रियों को नोटिस जारी किए गए हैं। अब इनमें से ऐसे कौन से मंत्री हैं जिनको नोटिस जारी हुए ये तो स्थिति साफ नहीं हुई है, लेकिन जो जो लोग नहीं आए थे उनके सबके नाम जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं कि कौन कौन से मंत्री नहीं आए थे। देखिए, अजमेर संभाग की अगर हम बात करते हैं तो एकमात्र मंत्री है वहाँ से रामलाल जाट, वो अजमेर संभाग की बैठक में नहीं थे। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं जयपुर संभाग की, तो जयपुर संभाग से देखिए लालचंद कटारिया उस दिन बैठक के अंदर मौजूद नहीं थे, क्योंकि झुंझुनू जो है वो जयपुर संभाग में आता है। तो मंत्री राजेंद्र गुड़ा जो है वो बैठक में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो काफी ऐसे मंत्री थे जो बैठक के अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन अब इनमें से नोटिस किस किस को मिला है ये अभी स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंत्री थे जिन्होंने सूचना दे दी थी। देखिए, मंत्री राजेंद्र यादव जयपुर संभाग से वो नहीं थे, मंत्री महेश जोशी भी बैठक में नहीं थे, प्रसादी लाल मीणा, मुरारी लाल मीणा दौसा से आते हैं, ये जयपुर संभाग का हिस्सा है।
वो मंत्री मौजूद नहीं थे। लेकिन अब इनमें से कौन से ऐसे मंत्री जिनको नोटिस मिलते हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये इस बात की पुष्टि हो गई है कि अजमेर और जयपुर संभाग की बैठक में नहीं पहुंचने वाले सारे मंत्रियों को नोटिस जारी किए गए हैं। और उसके बाद में अब बताया जा रहा है कि जो विधायक भी नहीं आए थे उन विधायकों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, जिन्होंने पूर्व में सूचना नहीं दी थी। बिल्कुल सचिन, अगर ये साफ नहीं हो पाया है कि किन मंत्रियों को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन एक साफ मैसेज प्रदेश प्रभारी रंधावा की ओर से कि अगर लापरवाही बरती जाती है, चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कारण बताओ नोटिस एक सख्त मैसेज भी दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और सवाई माधोपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। डीएफओ संग्राम सिंह को एपीओ किया गया है। बाघिन और शावक की मौत के मामले को लेकर ये एक्शन लिया गया। बाघिन T-114 और शावक की मौत के बाद सरकार हरकत में आ गई है। मामले में वन विभाग की लापरवाही खुलकर उजागर हो रही है। बाघिन और शावक की मौत पर वन विभाग ने लीपापोती की थी, अपने करतूत को छिपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब इसका असर देखने को मिला है। लापरवाहों पर गाज गिरी है और लापरवाह को एपीओ कर दिया गया है। तो बाघिन और शावक की मौत हुई थी, इसे लेकर लगातार न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। और टोंक से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजली के पोल से भरा ट्रक पलट गया। ट्रेलर में फंसे चालक और खलासी की मौत हो गई है। उनियारा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों मृतकों के परिजनों को घटना की जानकारी दी और परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ट्रेन के आगे कूदकर प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली है। 17 साल की नाबालिग ने प्रेमी के साथ अपनी जान दे दी। सूचना मिलने पर मौके पर जीआरपी पुलिस पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। और भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने एबीवीपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में घुसने का भी प्रयास किया है। पुलिस एबीवीपी कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस सभी कार्यकर्ताओं को मथुरा गेट थाने लेकर गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर एबीवीपी प्रदर्शन करने पहुंचा हुआ था। कलेक्ट्रेट के अंदर पहुंचने की कोशिश की गई कार्यकर्ताओं द्वारा। उस दौरान पुलिस ने रोकने की कोशिश की। जब वो नहीं माने तो दोनों के बीच झड़प देखने को मिली और इसके बाद पुलिस सभी को थाने लेकर गई है। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कानोता नायला रोड पर जेडीए ने एक और कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध दुकानों के खिलाफ जेडीए का एक्शन देखने को मिला। 28 अवैध दुकानों को सील किया गया है। बिना स्वीकृति के ये सभी दुकानें बनाई गई थी। दिल्ली रोड पर अवैध बिल्डिंग को सील किया गया। तो कानोता नायला रोड पर जेडीए की ओर से ये कार्रवाई की गई, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल 28 दुकानें यहां पर थी जो अवैध रूप से बनाई गई थी। बिना परमिशन लिए इनका निर्माण किया गया था, जिसे इलीगल पाते हुए जेडीए ने इस पर एक्शन लेते हुए सभी 28 दुकानों को सील कर दिया है। लगातार जेडीए की ओर से ऐसे ही एक्शन लिए जा रहे हैं। दो अवैध जो दुकानें हैं, जो घर हैं, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी कार्रवाई जेडीए की ओर से अवैध दुकानों के खिलाफ ये एक्शन देखने को मिला है, जहां पर कुल 28 अवैध दुकानों को सील कर दिया गया। उस दौरान की कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें सबसे पहले आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं, जहां पर जेडीए की टीम वहां पर पहुंची और सभी 28 दुकानों को सील कर दिया गया। अभी भी जेडीए के जद में बहुत सारी ऐसे दुकानें हैं, ऐसे मकाने हैं जहां पर कार्रवाई की जानी है। और अलवर के तिजारा थाना क्षेत्र में सरपंच ने चुनावी रंजिश को लेकर देर रात बुजुर्ग महिला पर फायरिंग कर दी, जिससे महिला के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई। जानकारी के मुताबिक चावड़ी कला गांव में सरपंच चुनाव हुए थे, जिसमें सरपंच रजाक के सामने सिख समाज का विक्रम खड़ा हुआ था, जिसका पीड़ित महिला प्रीतो कौर के परिवार ने समर्थन भी किया था। इस बात को लेकर रंजिश निकालते हुए सरपंच अपने अन्य 3 साथियों के साथ लड़ने पहुंच गया, जो समझाइश पर चला गया। इस बारे में पीड़िता का पति और बेटा थाने में शिकायत देने गए। तभी रात में ही सरपंच रजाक वापस अपने 3 साथियों के साथ आया और 3 राउंड फायरिंग किए। इसमें एक महिला घायल हुई है।
और चूरू के गांव घांगू की विवाहिता ने अपने पुलिस अधिकारी पति के खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं और महिला थाने मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें कि पीड़ित महिला ने 26 जनवरी 2023 को परिवाद दिया था। परिवाद को काउंसलिंग के लिए रखा गया, लेकिन आरोपी पक्ष के काउंसलिंग में आने से इंकार कर देने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़िता का आरोप है कि उसे दहेज के लिए आरोपी पति और ससुराल पक्ष के लोग ताने मारते हैं और पति मारपीट कर रहा है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी गई है। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर है, फार्मासिस्ट कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। काली पट्टी बांधकर कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एमबी हॉस्पिटल परिसर में नारेबाजी की गई। वेतन विसंगति सहित कई मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। और कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। गेम खेलने के दौरान एक छात्र 6ठे मंजिल से गिर गया। घायल अवस्था में छात्र को अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल में इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये मृतक छात्र बंगाल का रहने वाला था। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। किसानों पर चौतरफा संकट है। मौसम की मार से किसान पहले ही परेशान हैं और इसके बाद जो बीमा कंपनियां हैं वो भी किसानों को परेशान कर रही हैं। चौतरफा संकट से किसान इस वक्त जूझ रहे हैं। शीतलहर और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें पहले ही बर्बाद हो चुकी हैं, तो वहीं बीमा करने वाली कंपनियों की मनमानी भी देखने को मिल रही है। शिकायत दर्ज करने से पहले ही हेल्पलाइन को बंद कर दिया गया है। गिरदावरी कराने के एवज में किसानों से वसूली भी की जा रही है। और बीकानेर से ये बड़ी खबर है, जहां पर आईजीएनपी नहर में महिला और बच्चे की तलाश लगातार जारी है। 60 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब नहर में लगातार एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और इन दोनों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि मंगलवार से ये महिला गुमशुदा है। 1.5 साल का इसका बच्चा था, जिसे लेकर वो अपने मायके से निकली थी ससुराल जाने के लिए और इस दौरान नहर किनारे महिला का बैग और मोबाइल भी मिला है। इसी को लेकर यह अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है महिला इस नहर में डूब गई हो और इसी को लेकर लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। 60 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। और टोंक से बड़ी खबर मिल रही है। देवली में निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। 12 घंटे बाद देवली अस्पताल में इस शव को पहुंचाया गया। देवली सीओ थाना अधिकारी समेत पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। रात भर शव के साथ मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा रही। एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। बताया जा रहा है कि लूट के इरादे से महिला की हत्या की गई है। हाथ काटकर चांदी के कड़े लेकर बदमाश फरार हो गए। और झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में लगातार चोरियों का सिलसिला जारी है। इस बार चोरों ने सेक्सरिया अस्पताल के पास एक मेडिकल स्टोर को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मेडिकल स्टोर के ताले तोड़कर नकदी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान के सामने हवेली के चौकीदार ने सुबह दुकान का आधा शटर खुला देखा तो दुकान संचालक को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद दुकान संचालक मेडिकल स्टोर पर पहुंचे तो देखा कि दुकान का सामान अस्त व्यस्त हो रखा है। दुकान के काउंटर की दराज में रखी 25,000 नकदी भी गायब है। इसके बाद उन्होंने चिड़ावा पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मौका मुआयना किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। और फिलहाल यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।